नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे बिलासपुर जिला। इससे पहले मैंने आपको बिलासपुर जिले की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था और काफी ज्यादा पसंद आई थी आपको वो वाली वीडियो भी। तो इस वीडियो को शायद मैं अपने YouTube चैनल पे भी डाल दूंगा। इट इज लाइक अ डेमो लेक्चर। ओके, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो तो आप हमारे सारी वीडियोस को देख ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी बिलासपुर जिले की ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और जो मिसलेनियस टाइप होते हैं ना कुछ क्वेश्चंस उनके बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कि किस किस तरह से हमारा होगा। पहले मैं कलर पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, ये हो गया। तो बिलासपुर जिले के बारे में सबसे पहले अगर किसी जिले के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें दो चार बातें पता होनी चाहिए कि उस जिले का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 1954 को। यह हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था, क्योंकि जो हमारे लास्ट रूलर थे आनंद चंद जी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम भारत के साथ विलय नहीं करेंगे, हम हिमाचल के साथ विलय नहीं करने वाले हैं। इसलिए उसको पार्ट सी स्टेट में पहला डाला था हमने। पार्ट सी स्टेट में इसको इसका दर्जा दिया गया था। ये पार्ट ए बी सी किस हिसाब से दिए गए थे आपको हिस्ट्री की वीडियो में काफी अच्छे से आप वहां पे समझते हैं। पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया था और बाद में जाके 1 जुलाई 1954 में जाके भारत ये हिमाचल प्रदेश में इसका विलय हो जाता है और हिमाचल प्रदेश का ये 5वां जिला बनता है। 5वां। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनता है किन्नौर, जो कि आपका चीनी तहसील को काट कर हम उसको बनाते हैं। तो चलिए इसका एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया है इसका 1167 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। हेडक्वार्टर इसका आपका बिलासपुर के अंदर ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि लिटरेसी रेट, आपका जेंडर इक्वालिटी रेस, लिंग अनुपात रेशियो वो कितनी है। तो अगर हम बात करें, एक होती है आपके पास लिंग अनुपात, यानी कि कितने पुरुषों का कितने मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं। ओके, 1000 ऐसा माना जाता है कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं। तो ऐसा देखा गया कि 981 यहाँ पे फीमेल्स थी। काफी अच्छा आंकड़ा था यहाँ पे। वहीं अगर हम शिशु लिंग अनुपात यानी कि जो आपका चाइल्ड जेंडर रेशियो है वो 900 थी, ये काफी कम थी। 1000 जो मेल बच्चे थे उसमें से सिर्फ 900 ही इसमें फीमेल बच्चियां थी। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लिटरेसी रेट कितनी है इसकी? 84.59% यहाँ की लिटरेसी रेट है, यानी कि साक्षरता दर कितनी है। अब किसकी साक्षरता दर ज्यादा है, किसकी साक्षरता दर कम है, हम इसी लिटरेसी रेट के ऊपर हम पता लगाते हैं। और जो भी आप ये आंकड़ा पढ़ रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। अब तो सिनेरी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब जो हम पढ़ते हैं ना हमीरपुर सबसे ज्यादा ऐसा जिला है, साक्षर जिला है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी कुछ आंकड़ा चेंज हो चुका होगा। ओके, क्योंकि हमीरपुर छोटा सा जिला है, पॉपुलेशन है तो है पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। चलो जी, अब हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, जो सबसे ज्यादा मुझे काफी ज्यादा मतलब फैसिनेट करती है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको दो तीन बनते ही बनते। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस मैप को। हिमाचल प्रदेश का हमारा प्यार, ये हमारा प्यारा हिमाचल। अब इसमें हमारा ढूंढना है हमारा बिलासपुर जिला। दिखा? तो ये रहा आपका बिलासपुर जिला। अब बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो इसके ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, इसके बारे में हम देखेंगे। कुछ ज्यादा ही थिकनेस हो जाएगी इसकी अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें। ये देखो, पहले तो आप ये पता लगाएं कि बिलासपुर के साथ किस किस जिले की सीमा टच होती है। तो सबसे पहले है आपका ऊना, फिर है आपका हमीरपुर 2, फिर है आपका मंडी 3, फिर है आपका ये देखो यहाँ पे सोलन भी टच हो रहे हैं। यहाँ पे सोलन तो बहुत ही ज्यादा मतलब टच हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका चौथा जिला आपका सोलन। ये आपके 4 जिले इसके साथ टच हो रहे हैं। यहाँ पे आपका पंजाब एक स्टेट बाउंड्री भी इसके साथ शेयर हो रही है। बाकी इसके नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन तो समझ में आएगा। चलो जी, ये देखो हमारा इसके जो नॉर्थ वाली साइड है, उत्तर वाली साइड है, वो है हमारे पास हमीरपुर। फिर इसकी अगर हम बात करें आपका पूर्व वाली साइड में। अब पूर्व वाली साइड में अगर हम यहाँ से पूर्व देखें तो भाई यहाँ पे सोलन भी थोड़ा सा टच होता है यहाँ पे इसके पूर्व पूर्व वाली साइड में। ठीक है, तो एक आप पूर्व में आप मंडी लगा लेना और सोलन भी लगा लेना, क्योंकि दोनों साइड पूर्व साइड हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो ये भी आ जाएगा। फिर इसका जो वेस्ट साइड, नॉर्थ साउथ वाली साइड है वो आपका सोलन जिला लगता है। प्रॉपर्ली साउथ में तो नहीं कहेंगे इसको, ये आपका थोड़ा सा साउथ ईस्ट वाली साइड में पड़ जाता है। और प्रॉपर्ली अगर साउथ में अगर देखना हो या फिर हमें इसको देखें, ये हमारी वेस्ट वाली साइड है। तो वेस्ट वाली साइड में या फिर साउथ वेस्ट वाली साइड में आपका पंजाब पड़ता है। दक्षिण पश्चिम में आपका पंजाब पड़ता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऊना जिला, तो ऊना जिला इसका कहाँ पे पड़ता है? उत्तर पश्चिम जिले में, उत्तर पश्चिम, यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में आपका ऊना पड़ता है। ये छोटा मोटा सिनेरियो होता है, आपके माइंड में थोड़ा सा इसको बैठा के रखे कि किस किस का एरिया जो है कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, बैक टू बेसिक। अब हम बात करेंगे हमारे, हाँ,
बिलासपुर जिले को आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारा प्यारा बिलासपुर जिला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब जो बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो इसमें भी इस पीपीटी में भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें सिर्फ हमने बिलासपुर जिले को निकाला है। ये देखो कहाँ पे गोविंद सागर लीजिए, आपके गोविंद सागर झील है, ये दिख रही होगी आपको। ओके, थोड़ा सा पेन की थिकनेस अगर हम बढ़ा दें तो गोविंद सागर झील आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये देखो गोविंद सागर झील माना जाता है तो लगभग 256 गांवों को डुबाकर, क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल लेक नहीं है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाकी कुछ इसके इंपॉर्टेंट लोकेशन है, घुमारवी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपका द्योत द्योत है, द्योत, ठीक है, द्योत सिद्ध नहीं है, द्योत सिद्ध जो है यहाँ पे नहीं पड़ता है, सिर्फ शाहतलाई इसमें पड़ता है आपका। ओके, बाकी आपका ये है तलाई आपका गोविंद सागर, यहाँ पे ऊना पड़ता है, यहाँ पे हमीरपुर पड़ता है, यहाँ जैसे होगी हमारे घर की लोकेशन, ठीक है, यहाँ जैसे होगी हमारी लोकेशन, साथ में ही पढ़ते हैं हम। चलो ये हो गया बिलासपुर जिले के बारे में। अब हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी में जो हम पढ़ते हैं वह हमें पता होना चाहिए कि पहाड़ी क्या होती है, घाटी क्या होती है, इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो इसको हम देखेंगे। तो अगर हम देखें कि पहाड़ी क्या होती है, पर्वत क्या होता है और घाटी क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो पर्वत क्या होगा, पर्वत होगा जो जो थोड़ा सा हाईएस्ट हाईएस्ट मतलब इस तरह से चोटियां बनी होंगी पर्वत की, है ना, ये हो गया पर्वत। पहाड़ी क्या होगी, जो थोड़ी सी पर्वत से छोटी होगी पहाड़ी, और इन्हीं दो पाइनी पहाड़ियों के बीच में जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं वैली, घाटी या फिर हम कहेंगे वैली, ठीक है। और वैलीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, कौन कौन सी वैलीज हैं हमारे बिलासपुर जिले में, उसको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे 7 धारें हैं, यहाँ पे लिखवाना चाहूंगा मैं, बिलासपुर में लगभग आपके पास 7 धार है, 7 धार। एक होती है ना माउंटेन रेंज, ठीक है, तो माउंटेन रेंज होगी बहुत बड़ी, हिमालय एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, उसी तरह से एक मतलब यहाँ पे भी रेंजेस चलती है थोड़ी बहुत, इनको हम कहते हैं धार, अपने लोकल भाषा में कहते हैं धार, ऐसे लंबी लंबी चलेंगी, मतलब थोड़ी सी सामान्य स्तर से ज्यादा इसकी ऊंचाई जो है, मतलब पहाड़ियां, 7 यहाँ पे पहाड़ियां हैं, धार को हम पहाड़ी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी पहाड़ी आती है वो आती है आपकी नैना देवी धार। देखो नैना देवी धार, नैना देवी धार आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो माता नैना जो जो कौन सी माता, दक्ष की जो पुत्री माता नैना देवी थी, दक्ष की पुत्री जो सती माता, उसके नयन गिरे थे, आंखें गिरी थी, इसको यहाँ पे नैना धार नाम से जाना जाता है, ठीक है। नैना देवी यहाँ पे मंदिर है, इसी नाम के ऊपर यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे इसी नाम के ऊपर नैना देवी मंदिर के उपलक्ष्य में इस धार का नाम नैना देवी धार रखा गया था। बाकी इसमें दो आपके पास किले आते हैं, एक आता है आपके पास कोट कहलूर किला, एक होता है आपका फतेहपुर किला, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि नैना देवी धार में कौन कौन से किले हैं, तो कोट कहलूर किला मैंने आपको बताया था, सबसे पहला राजा है ना, कहलू वाला कुछ कहानी मैंने बताई थी, कहलू भी मानते हैं और एक और भी बताया था, और एक फतेहपुर किला, 2 किले इसके ऊपर पड़ते हैं, ठीक है, नैना देवी धार के ऊपर। मान लो ये नैना देवी धार है तो एक किला यहाँ पे आ गया, एक किला आपका यहाँ पे आ गया, चलो जी ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास कोट धार, कोट धार इसको मैंने थोड़ा सा साथ साथ में और भी कुछ इसमें ऐड करी चीजें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो कि पीपीटी के फॉर्म में नहीं पढ़ाई जा सकती, इसको हम एक्स्ट्रा से पढ़ाते हैं। कोट धार, कोट धार में सबसे ज्यादा किले हैं भाई। सबसे पहले बरछेटू किला, बरछेटू किला भाई, बरछेटू किले के साथ साथ यहाँ पे एक बरछेटू मंदिर भी है ना, और वो मंदिर में एक बॉडी है यहाँ पे, मतलब जैसे होता है ना कि कोई एक कौन सा बसुआ, बसुआ मतलब बैसाखी वाले दिन यहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं लोग, बहुत धार्मिक स्थल है बरछेटू किले के पास, और एक किला इसमें तो भी मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, हाँ मतलब किला है, साथ में ही है, ज्यादा भी बड़ा नहीं है पर ठीक है, बरछेटू किला है यहाँ पे। फिर एक आपका बसीहा किला, 4 किले हैं, एक मान को चले यहाँ पे कि यहाँ पे आपके 4 किले हैं, एक बना दिए मैंने, 2 बना दिए मैंने, 3 बना दिए मैंने, और यहाँ पे 4 किले हैं। सबसे ज्यादा किले हैं आपके कोट धार के ऊपर, और कोट धार की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी काकरेग, जिसकी ऊंचाई है 1430 मीटर। कौन कौन से किले हैं बाकी देख लेते हैं। बरछेटू किले के बारे में मैंने आपको बता दिया, बसीहा फोर्ट हो गया, एक आपका नौन या फिर आपका शिवाला किला यहीं पे मौजूद है, और आपका दगुगा मलोट किला ये भी यहीं पे प्रेजेंट है। देखो ये थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, ये मतलब वनडे एग्जामिनेशन में एचपीपीएससी की एग्जाम है उस लेवल की आपकी पीपीटी यहाँ पे तैयार हुई है, ठीक है जी। क्योंकि कोई भी एग्जाम मेरे को तो पहले ही वो है कि आपका आने वाला सभी एग्जाम हमारा टारगेट रहेगा। अभी हमारे सिर्फ पटवारी बैच चलाया है ना, पेड बैचेज में, और बहुत से स्टूडेंट उससे पढ़ रहे हैं, और सेम कंटेंट में भी आपको कोई भी आने वाला कोई भी एग्जाम होगा उसमें हम सेम कंटेंट आपको पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ पटवारी बैच के बारे में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें झंझार धार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा झंझार धार के बारे में। अच्छा देखो झंझार धार की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपके झंझार, जो कि आपकी 1100 मीटर के लगभग इसकी आपकी हाइट है। फिर अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं पेन कलर चेंज करना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझाना है आपको।
झंझारदार। फिर है आपका छातीपुर दुर्ग। देखो छातीपुर दुर्ग मैंने आपको पहले ही बताया था कि संसार चंद्र जो था कांगड़ा का राजा, वो काफी ज्यादा प्रतापी राजा था। उसको ऐसा था कि मेरे को अपना राज्य एक्सपेंड करना है, और जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहा था वो, तो महान चंद के टाइम के ऊपर उसने क्या करा, एक झंझारधार के ऊपर छातीपुर किले का निर्माण करवा दिया। क्वेश्चन आता है कि आपका छातीपुर किला, स्टार मार्क भी किया मैंने इसको, तो छातीपुर किला कौन से धार के ऊपर है, तो झंझारधार। अब इसका नाम छातीपुर क्यों क्यों रखा? अब संसार चंद ने बोला कि हमने महान चंद जो कि आपका कहलूर का राजा था, उसके बिल्कुल पड़ोस में आके हमने अपने किले का निर्माण कर दिया, मतलब हमने उसकी उनकी छाती के ऊपर अपने किले का निर्माण कर दिया, इसलिए इसका नाम रखा गया था आपका छातीपुर किला। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे है सीरखड़, ये है आपकी सीरखड़। सीरखड़ जो है वो आपका झंझारधार को दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा पड़ जाता है आपका बदौल वाला, और दूसरा हिस्सा चला जाता है आपका झंझार वाला। ये आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे इसको बना के नहीं लेके आया, बस आपको याद रखना है कि मान लो कि ये बीच में जा रही है आपकी सीरखड़, तो इस तरफ है आपके पास बदौल, और इस तरफ है आपका थोड़ा ऊपर वाली साइड है आपका झंझार। जो बदौल वाला साइड है, यहाँ पे एक टेम्पल पड़ता है जिसको हम कहते हैं बदौली देवी टेम्पल। क्वेश्चन आएगा आपका कि बदौली देवी टेम्पल कहाँ पे है। ये एक आपको जब हम मंदिर वाली वीडियोस पढ़ते हैं तब भी किसी बुक्स में नहीं लिखा होता है ये, लेकिन आपको याद रखना कि बदौली देवी टेम्पल कहाँ पे है, तो आपका बिलासपुर जिले में, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाका गुगा गेड़वी का मंदिर भी आपका झंझारधार के ऊपर ही प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि संसार चंद ने छातीपुर किला कहाँ बनाया था, झंझारधार के ऊपर बनाया था। बाकी सीरखड़ झंझारधार को दो हिस्सों में बांटती है। एक क्वेश्चन आपका यह भी क्लियर हो गया, सीरखड़ जो कि आपकी सतलुज की सहायक नदी है, ये भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा। और जो बदौली वाला साइड है, यहाँ पे एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं बदौली देवी का मंदिर। नेक्स्ट हमारा करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास त्यूधार। त्यूधार की अगर हम बात करें, पहले पेन सेलेक्ट करते थे, ठीक है। त्यूधार के बारे में, जो त्यूधार है, एक तो ये 10 किलोमीटर लंबी है। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, त्यूधार के ऊपर आपके पास दो किले हैं, एक आपका त्यूं फूट है और एक आपका सरयू नरौन का गढ़, इसको मानते हैं, ठीक है। दो है यहाँ पे मंदिर, क्या बोलते हैं आपका फोर्ट, किले दो ही हैं, इसको आपका साइड में लिख लें, अब साथ में नोट्स इसके जरूर बनाएं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका सरायू, सबसे जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे वो है सरायू। और यहाँ पे जो 4 टेम्पल पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एक आपका पीर व्याणु मंदिर, एक आपका हड़म्बा देवी मंदिर, एक सिद्ध गुरुनाथ मंदिर। ये 3 मंदिर यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर बन जाते हैं, क्योंकि आजकल जो सिंपल वाले मंदिर थे ना, वो तो सबको पता है कि कहाँ कौन सा मंदिर कहाँ पे, बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पे है, फिर बरचेटू मंदिर कहाँ पे है, फिर आपका और भी जो छोटे छोटे जो भी मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिर, फेमस मंदिर है, उनको तो सारे याद रखते हैं। लेकिन ये मंदिर देखो, जैसे ये सिद्ध गुरुनाथ मंदिर कहाँ पे है, हरम्बा देवी मंदिर कहाँ पे है, पीर वे पीर वाइनू मंदिर कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा बनेगा। एक तो ये त्यूधार के ऊपर है, दिख रहा होगा आपको, त्यूधार के ऊपर प्रेजेंट है, ओके, और बिलासपुर में पड़ता है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी जो हाईएस्ट पीक है त्यूधार की, वो है आपके सरयू, जो कि 1350 मीटर की हाइट के ऊपर है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें बहादुरपुर दुर्ग। अब बहादुरपुर दुर्ग में भी एक दो चीजें मैं आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। बहादुरपुर किले के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका जो हाईएस्ट पीक है, वो है आपका बिलासपुर की हाईएस्ट पीक है बहादुरपुर धार, 1980 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे बहादुरपुर किला था, मान लो कि ये मैंने बना दिया यहाँ पे किला, ये मंदिर लगा दिया, यह है बहादुरपुर किला। मतलब एक तो क्या था, एक बिल्कुल हाईएस्ट चोटी जैसी के ऊपर प्रेजेंट था, और ये जो राजा विजय चंद था, कहलूर का राजा, उसका समर रेजिडेंस था, यानी कि वो ग्रीष्मकालीन में विश्राम स्थल था उसका। ये यहाँ पे वो विश्राम करने के लिए गर्मियों में आता था, यानी कि काफी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती होती है यहाँ, चलती होंगी यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे घूमने घामने के लिए आता था वो। घूमने के मतलब ग्रीष्मकालीन में अपना समय बिताने के लिए आता था, गर्मी ज्यादा लगती थी ना उसको, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हाइट पे था ये, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, इसलिए उसने अपना समर रेजिडेंस बना रखा था यहाँ पे बहादुरपुर किला। याद रखिएगा, बहादुरपुर धार के ऊपर बहादुरपुर किला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर बात कहना चाहूँ, एक है अलीखड़, जो कि सिरमौर के अर्की वगैरह से निकलती है, ये अलीखड़। अलीखड़ बहादुरपुर को दो हिस्सों में बांटती है, एक तरफ आ जाएगा आपका बहादुरपुर, और दूसरी तरफ बन जाता है आपका ततोह नामक स्थान, ठीक है, ततोह नामक स्थान। और ये ततोह जो होता, इसी पे ऊपर प्रेजेंट था आपका बहादुरपुर, लेकिन धार तो एक ही थी इसकी। लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा कि बहादुरपुर धार को कौन सी खड या फिर कौन सी नदी डिवाइड करती है, तो अली खड डिवाइड करती है।
इससे पहले मैंने आपको सीरखड़ के बारे में बताया था, आई होप आपने वो भी लिख लिया होगा। ततोह और बहादुरपुर को मतलब दो हिस्सों में ये तोड़ती है, और इसी के ही यही ये धार तो मतलब एक ही है, लेकिन इसके बीच में मान लो इस तरह से है, ये है बीच में इस तरह से खड्ड आ गई है, और इस तरह से चला है काम ये, ठीक है। यहाँ पे आ गई, एक तरफ आपका बहादुरपुर किला आ गया और एक तरफ आ गया आपका बहादुरपुर जगह का नाम, समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं भैया। नेक्स्ट हमारे पास है रतनपुर धार। रतनपुर धार के बारे में बात करें तो ये इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुई थी लड़ाई। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि महान चंद ने अमर सिंह थापा को बुलाया था कि भाई हमें संसार चंद से बचाओ। उसने छातीपुर फोर्ट बना लिया और वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है डे बाय डे, क्योंकि अमर जो आपका महान सिंह था 46 साल तक शायद उसने अपना राज करा था, पर वो बहुत ही ज्यादा लेजी था, बोले कौन लड़े, इससे अच्छा है कि पैसे देके बंदे बुलाओ बाहर से लड़ने के लिए। तो उसने बुला ली था जो आपका गोरखा था अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा को उसने बुला लिया था। तो यही जो रतनपुर धार थी, यहाँ पे एक किला था जिसको हम बोलते हैं रतनपुर फोर्ट। रतनपुर फोर्ट, मुझे पता दिख नहीं रहा है आपको, इसलिए मैं कोई हल्का सा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बाइट करें, चलो। अब यहाँ पे मान लो ये बना दिया मैंने किला, ये इधर हुई है भाई लड़ाई, भयंकर लड़ाई, लड़ाई हुई यहाँ पे, रतनपुर किला है और यहाँ पे बनी है आपकी लड़ाई हुई है रतनपुर फोर्ट के अंदर, किसकी किसकी बीच में? यहाँ पर माना जाता है कि यहीं पे जो आपका डेविड ऑक्टरलोनी था उसने अमर सिंह थापा को हराया था। क्या बोला मैंने? कि जो आपका डेविड ऑक्टरलोनी था उसने अमर सिंह थापा को हराया था, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। किसने? डेविड ऑक्टरलोनी ने। क्वेश्चन याद रखेंगे यहाँ पे कि कौन डेविड ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को कहाँ पे हराया था, तो आपका यहाँ पे याद रखना आपके रतनपुर धार के ऊपर, रतनपुर फोर्ट के अंदर, ठीक है। और जो रतनपुर आपकी धार है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 11 किलोमीटर लंबी है। तो यह क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कि बांदला, बांदला धार। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन तो ये है कि इधर एक पैराग्लाइडिंग साइट है, ठीक है, इधर एक पैराग्लाइडिंग साइट है और एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसी धार के ऊपर प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने? दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो 17 किलोमीटर लंबी है, ये तो चलो नॉर्मल बात होगी, और देखो ये हाईएस्ट है, हाई है। तो यहाँ पे क्या होती है? ये होती है भाई यहाँ पे, मैं बंदा बना देता हूँ इधर, ये हो रही है आपकी पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है आपकी बांद्रा धार, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो जी, बांद्रा धार एक यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कॉलेज है, और सेकंड वन है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ पे साइट चूज करी गई कि भाई हम यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करवाएंगे, ठीक है। पैराशूट अच्छे से बनाया मैंने या नहीं बनाया, अब आपको पक्का याद रहेगा कि गंदा से पैराशूट बनाया था, है ना। चलो नेक्स्ट हो गया हमारे पास वैलीज। वैलीज क्या होती हैं? जो आपकी दो घाटियों के क्या बोलते हैं, धारों के बीच में जो संकर स्थान होता है, मतलब प्लेन जैसा एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं वैली। वैली मतलब घाटी, वहां पे लोग रहते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाकों से, मतलब साइड साइड में पहाड़ होंगे और बीच में प्लेन जैसा इलाका होता है, उसको हम बोलते हैं वैली। इसके बारे में दो तीन चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। फर्स्ट वन तो ये कि 3 वैलीज हैं बिलासपुर के अंदर, एक से सतलुज वैली, सतलुज नदी है तो सबसे ज्यादा वैली यहीं पे होगी। नेक्स्ट आपकी चौंतो वैली, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया भाई, चौंतो वैली कहाँ पे है, दांदवी वैली कहाँ पे है? तो ये आपको याद रखना है कि चौंतो वैली, दांदवी वैली ये आपकी बिलासपुर के अंदर प्रेजेंट है। देखो मान लो कि आगे सतलुजधार, सेकंड बार मैंने ये अब नोट कर ली थी आपकी चौंतो वैली। दांदवी वैली के बारे में आपको याद रखना है कि जो आपका बांदला धार है और बहादुरपुर धार के बीच में जो एरिया है ये बनाता है आपका दांदवी वैली। क्या बोला मैंने? एक तरफ आपके बहादुरपुर, ठीक है, बीच में आएगी आपकी वैली, कौन सी वैली? दांदवी वैली, और दूसरी तरफ है आपका बांदला धार। चलो जी, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज को छांट छांट के करवाया जा रहा है, इसलिए आपको इनको नोट भी करना है साथ साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सतलुज के बारे में, रिवर के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है। मेनली हम पढ़ेंगे सतलुज रिवर हो गया, फिर सीर खड़ के बारे में पढ़ेंगे और अली खड़ के बारे में पढ़ेंगे, गंबर खड़ के बारे में पढ़ेंगे। चलो जी, बिलासपुर के बारे में, एक तो सतलुज जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है बिलासपुर जिले की, ये एंट्री करती है कसोल के अंदर, कसोल से। आप कसोल वो वाला नहीं, चलो कसोल वो वाला नहीं है, ये कसोल है उन इस वाला बिलासपुर, ये बिलासपुर की बाउंड्री है। और जब सतलुज नदी एंटर करेगी आपका बिलासपुर के अंदर, तो ये कसौल नामक स्थान के ऊपर करेगी एंटर, और भारत को छोड़कर, भाखड़ा से हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। ये भाखड़ा है, यहाँ पे भारत को छोड़कर भाखड़ा के जगह नाम लिखा होता है जगह का, नैला, नैला नामक जगह से प्रवेश कर छोड़ के जाती है हिमाचल प्रदेश को।
ये आपको याद रखना है। ओके, और कुछ छोटा तो छूट तो नहीं गया। अच्छा, 1809 में क्या हुआ था, इसी नदी को आधार मानकर अंग्रेजों और महाराणा प्रताप के बीच में संधि हुई थी। अंग्रेजों और महाराणा प्रताप के बीच में संधि हुई थी सतलुज नदी को। बोला कि सतलुज नदी का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो अंग्रेज रूल करेंगे, और जो वेस्ट वाला, सॉरी जो ईस्ट वाला, मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका अंग्रेजों के अधीन आएगा, और ये वाला पार्ट आपका किसके अधीन आएगा, रणजीत सिंह के। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी डिटेल में, वहां पे मैंने एक चीज भी पढ़ाई थी कि कौन कौन से एरिया विद मैप मैप मैप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सीरखड़ के बारे में, सीरखड़ सबसे पहला तो फैक्ट इसमें यही है कि ये आपकी सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखना चाहें, हाँ, ओरिजिनेट फ्रॉम द मंडी डिस्ट्रिक्ट। जो सीरखड़ है वो निकल के तो मंडी से आती है, एंटर करती है आपका हटवाल के पास। हटवाल ये मतलब बिलासपुर की बाउंड्री है, यहाँ पे एक जगह है हटवाल, यहाँ पे ये प्रवेश करेगी बिलासपुर के अंदर। ज्वाइंस सतलुज एट द सीरी। अब ये देखो यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश भी की थी, ये आ गई आपकी कौन सी, सीरखड़, और ये है आपकी सतलुज नदी। अब सतलुज नदी के साथ जब एंटर करती है वो कौन सी जगह पे करती है, सीरी नामक स्थान के ऊपर करती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, सीरी नामक स्थान पर सतलुज के साथ मिलती है। एडिशनल की अगर हम बात करें तो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो है आपके शुक्र खड्ड, एक है आपकी सियाली खड्ड, फ्रॉम ये हमीरपुर से निकल के आती हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था शायद जीओए 817 वाले एग्जाम में, तो शुक्र खड्ड को माना गया था बिलासपुर के अंदर, शायद इसके बाद में इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ, लेकिन उसमें उसका जो आंसर के अकॉर्डिंग आंसर लगाया था उन्होंने, तो बिलासपुर लगाया था। अच्छा, बाकी मर्ज इन सीरखड़ एट द बालगर एंड विलेज। अच्छा, जो हमीरपुर से आती हैं आपका सीरखड़ और शुक्रखड़ और सियालीखड़, ये बलगार गांव में सीरखड़ के साथ प्रवेश करती हैं। ये मान लो सीरखड़ ना, यहाँ पे आ गई आपकी, एक साथ ही बना दी मैंने ये कि शुक्रखड़ और सियालीखड़। चलो ये भी हो गया का सीरखड़ के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गंबरखड़ के बारे में, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है आपकी सतलुज नदी की। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द तारा देवी फ्रॉम द शिमला। ये तारा देवी हिल है, यहाँ से इसने कह रहा ओरिजिनेट। ओके, उसके बाद एंटर द बिलासपुर एट द नीरी गांव, ये आगे तारा देवी से आपकी गंबरखड़, ये है नीरी नामक स्थान, यहाँ पे ये बिलासपुर में करेगी एंटर। उसके बाद ये चलेगी यहाँ से ये आ गया आपकी सतलुज रिवर। अब सतलुज के साथ ये जो जब ये मर्ज करेगी तो कौन से प्लेस के ऊपर करेगी, इसका नाम है दगरान या फिर डंगरान नामक स्थान के ऊपर ये सतलुज के साथ एंटर करती है। क्या बोला, तारा देवी हिल से निकली, जब बिलासपुर में एंटर करी तो नीरी नामक स्थान पे इसने बिलासपुर में एंटर करा, और बिलासपुर में एंटर करने के बाद ये सतलुज के साथ जब मिलेगी तो कौन सी जगह पे सतलुज के साथ मिलती है, दगरान या फिर डंगरान नामक स्थान के ऊपर। समझ में आया क्या, अब तो आना चाहिए। ठीक है, जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा हल्का सा जूम, बहुत ज्यादा हो गया, चलो छोड़ो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है इतना सा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलीखड़ के बारे में, गंबरखड़ हो गया, अलीखड़ के बारे में बात करते हैं। अलीखड़ भी एक ट्रिब्यूटरी है हमारे पास यहाँ पे, अलीखड़। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर, हमें पता है कि सतलुज रिवर की सहायक नदी है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मांगो ज्ञाना इन द अर्की तहसील, भाई साहब कुछ नहीं दिखा, चश्मा लगा था तार के, मांगो ज्ञाना इन द अर्की तहसील, अर्की तहसील के एक गांव का नाम है का मंगू ज्ञाना, यहाँ से ये निकलती है। एंटर द बिलासपुर एट द कोटी हरार और मनोठी विलेज। अभी यहाँ पे बिलासपुर है, और बिलासपुर में जब ये एंटर करेगी इस जगह का नाम है आपका कोठी हरार या फिर मनोठी। ठीक है, या फिर कोठी हरार बोलते हैं, फिर मनोठी इस जगह का नाम है। मनोठी से ये आपका बिलासपुर के अंदर प्रवेश करती है, और जब सतलुज में ये यहाँ पे सतलुज नदी से मिलेगी, मान लो यहाँ पे आ रही सतलुज नदी, अब ये सतलुज नदी से जाके जो मिल रही है तो ये आपका वेरी घाट नामक स्थान पे जाके सतलुज नदी के साथ ये मिल रही है। दिस इज ऑल अबाउट द अलीखड़। ओके, मीट द सतलुज रिवर एट द प्लेस ऑफ द वेरी घाट। तो ये था आपका अलीखड़ के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ राजाओं ने क्या करा था, एक कुछ टैंक या फिर टोबे बना दिए थे, या फिर इनको हौज भी कहा जाता है, टैंक टोबा या फिर हौज कहा जाता है। ठीक है, टैंक टोबा या फिर हौज कहा जाता है। मतलब क्या हुआ था कि राजाओं ने देखा कि जब पानी की होगी कमी, भयंकर कमी होगी पानी की,
तो पानी की भयंकर कमी को दूर करने के लिए जो राजा महाराजा थे वो पानी को संरक्षित करने के लिए, आज होते नहीं हमारे पास टैंक वगैरह, तो वैसा का निर्माण कर दिए जाते थे। तो उनको या फिर टैंक कहा जाता था, ये तो आपको पता ही है, या तो टोबा, या फिर इनको हौज कहा जाता था, हौज। ये तीन नाम उनके प्रचलित थे। तो इसकी में देखेंगे। अच्छा, कौन कौन से थे? पहला था आपका हौज रिवाल्सर, नेक्स्ट हमारा जगत खाना टैंक, स्वार घाट टैंक, संघवाना टैंक, कसोल हौज, नैना देवी हौज और जमथल हौज। भाई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपने से बुक्स में, जगत खाना, स्वार घाट और ये संघवाना टैंक वगैरह या फिर नैना देवी हौज के बारे में पढ़ा होगा। ये हौज रिवाल्सर, रिवाल्सर है लेकिन कहाँ पे है आपका? बिलासपुर के अंदर। नैना देवी हौज बिलासपुर के अंदर, कसोल हौज ये भी आपका बिलासपुर के अंदर है, जमथाल हौज ये भी आपका बिलासपुर के अंदर है। तो ये सारे टैंक और टोबेन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किसने बनवाया था, कब बनवाया था, कितनी कैपेसिटी थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जगत खाना टैंक के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द जगत खाना टैंक? जगत खाना टैंक जो बनाया था वो हीराचंद के द्वारा निर्माण करा गया था और 1874 में इसका निर्माण करा गया था। और इसका जो साइज कितना था, 200 स्क्वायर मीटर इसकी जो होती वो आपका जो वो था, मतलब एरिया था उसका। और एक और था स्वार घाट टैंक, उसका निर्माण भी हीराचंद के द्वारा करवाया गया था, वो भी 1874 में करवाया गया था। इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, 350 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है संघवाना टैंक। जो संघवाना टैंक है उसका निर्माण करवाया गया था राजा विजय चंद के द्वारा, राजा विजय चंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जो इसका जो अप्रोक्सीमेटली 200 स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है, लगभग 200 मीटर वर्ग इसका एरिया था। नेक्स्ट हमारे पास है जमथल टैंक। जमथल जो टैंक था इसका जो एरिया था वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग था। इसका कोई पता नहीं कि किसके द्वारा बनवाया गया था, जमथाल टैंक या फिर जमथल टैंक। एक आपका नैना देवी हौज था, ये तो और भी बड़ा था, 1200 स्क्वायर किलोमीटर से स्क्वायर मीटर लगभग इसका एरिया था। तो ये था आपका टैंक और टोबो के बारे में कि कितना टैंक बोलते हैं, लोकल भाषा में बोलते हैं टोबा है ना, तो टोबा बोलते हैं, यहाँ पे इसको हौज कहा जाता है। तो ये भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, यहाँ पे 3 झरने हैं। तो 3 झरने हैं भाई, बिलासपुर में भी झरने हैं, छोटे मोटे हो चाहे, तो आपको याद रखें यहाँ पे नजराना, लुंड और बस्सी, ये 3 पड़ते हैं आपके बिलासपुर के अंदर। ओके, बिलासपुर के अंदर। अब देखेंगे हम बिलासपुर की झीलों के बारे में। आपको पता है कि बिलासपुर में सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है बिलासपुर की, क्या पूरे अगर हम बात करें सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो वो आपकी गोविंद सागर झील आती है। बिलासपुर में कोई भी नेचुरल लेक नहीं है, सारी आर्टिफिशियल ही लेक हैं। 256 गांवों को डुबाकर इस का निर्माण हुआ था। 256 गांव कौन कौन से थे गोविंद सागर झील में? एक था हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ये, एक तो सबसे पहली ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो इसका एरिया है 168 स्क्वायर किलोमीटर है, 168 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 168 वर्ग किलोमीटर की कुल मिलाकर लंबाई है, इतना एरिया ये कवर करती है। और इसका लेंथ कितनी है? 88 किलोमीटर इसकी लेंथ है, कम नहीं भाई। इसके ऊपर बना हुआ है आपका भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के बनने के बाद ही इसका निर्माण हुआ था, जिसको बनकर तैयार जब हुआ था तो वो कहा था आपका 1963 के अंदर। और जो आपके डैम थे, उभरते भारतों का मंदिर, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द थे, उभरते भारतों के मंदिर हमारे डैमों को कहा गया था। इसकी ऊंचाई थी कितनी थी? 225 मीटर। इसको माना जाता था हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। अब ग्रेविटी डैम क्या होते हैं, मैं आपको जियोग्राफी वाली वीडियोस में डिटेल में करवा रखे हैं, एक एक चीज डिटेल में करवा रखी है वहाँ पे, वो तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है दोनों वीडियोस ही। आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी बहुत डिटेल में है वो तो। ओके, चलो जी, इसके बारे में हो गया बिलासपुर की झीलों के बारे में। अब देखेंगे मंदिरों के बारे में। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि आपको पता होता है, जैसे कि आपका नैना देवी मंदिर। यहाँ पे आपको पता है कि दक्ष महाराज जी की पुत्री नैना देवी जी के नयन गिरे थे, आंखें गिरी थी, तब इसका नाम रखा गया था। शक्तिपीठों में से एक आता है। एक गोपाल जी मंदिर है यहाँ पे, एक मुरली मनोहर मंदिर है, एक आपका देव भाटी मंदिर है, देवभूति मंदिर भी यहीं पे स्थित है। शिव मंदिर बरछेटू के अंदर, जो कि मैं आपको बता रहा था। बाबा बालकनाथ जी का जो मेन मंदिर है वो तो हमीरपुर में पड़ता है, लेकिन जो शाहतलाई नामक स्थान है वो पड़ता है आपका, वो भी उन्हीं से संबंधित है, माता रत्नों से संबंधित है, तो वो आपका पड़ता है शाहतलाई के अंदर। नरसिंह देव जी का मंदिर, जिसको हम नाहर सिंह, बाबा नाहर सिंह के बारे में जानते हैं, ये भी इनका आपका बिलासपुर के अंदर है, शायद ये आपका जुखाड़ा के अंदर है। ठीक है। रंगनाथ मंदिर है, वो भी आपका बिलासपुर के अंदर ही पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नैना देवी मंदिर के बारे में, तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नैना देवी मंदिर वाज अंडरटेकन बाय द वीरचंद चंदेल, जो वीरचंद चंदेल जी के द्वारा करवाया गया था। मैंने कहानी भी सुनाई थी आपको कि कहाँ पे एक बकरी थी, वो एक शिला के ऊपर दूध देती थी, तो उसको हटा के देखा तो वहाँ पे एक माता जी की मूर्ति थी, वहीं पे मंदिर बनाया गया आज, जिसको हम नैना देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। इट इज बिलीव दैट जो आपका गॉडेस पार्वती, सती माता का ही रूप थी बाद में जाके कोई पार्वती माता, तो उनके यहाँ पे 9 गए थे। ओके, और ये डोम स्टाइल में बना है। क्वेश्चन आता है कौन सी?
गमबदकर शैली में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है गोपाल जी मंदिर। ये आपका 1938 के लगभग बना था, राजा आनंद चंद्र जो कि आखिरी राजा थे बिलासपुर के, आपकी कहलूर रियासत थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। मुरली मनोहर मंदिर, इनका निर्माण राजा अभय चंद जी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास देवभूति मंदिर, इस मंदिर का निर्माण दीपचंद के द्वारा करवाया गया था। वही हमारे पास है नरसिंह देव मंदिर, ये आपका ढोलरा के अंदर स्थित है, शायद जुखाड़ा के पास है ढोलरा, ठीक है, जुखाड़ा, ढोलरा मतलब जुखाड़ा, इसको करेक्ट कर लेना, जुखाड़ा, ठीक है। तो दिस इज द डेडिकेटेड टू द लॉर्ड नरसिम्हा जी को ये आपका समर्पित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक मुझे कुछ और भी करवाना था आपको इसमें थोड़ा सा, अगर मैं करवा पाऊँ तो ठीक है, ठीक है, चलो जी। फोक सॉन्ग कौन कौन से यहाँ पे जो कि लोक गीत होते हैं, एक आपका मोहनी है, आपका गंभरी है, मोहना, गंभरी, बालो, जजूती, ये आपके चार आपके लोकगीतों के इसमें आते हैं। मैं अगर हम बात करें लोक नाट्य तो स्वांग और बांठना, करियाला को ही बांठना कहा जाता है, वैसे बांठना आपका बाथरा, बांठना जो होता है वो आपका मंडी है में प्रचलित है ज्यादा। क्वेश्चन आता है बांठना, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, मतलब सार्केज्म में बोली जाती चीजें, और थोड़ा सा उसमें बच्चों वाली चीजें नहीं होती, मतलब उसमें थोड़ी सी, ठीक है, तो हो गया बांठना। चलो जी, बिलासपुर के मेले और त्योहार, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं, दिखेगा नहीं आपको। बिलासपुर के मेले और त्योहार के बारे में अगर मैं बात आपको कहना चाहूँ तो इनका निर्माण निर्माण तो नहीं कहेंगे, मैंने कहाँ पे मेरा, अच्छा, नरवाड़ी में जो मेले का, जो आपका नरवाड़ी मेले का स्टार्टिंग 1889 के समय के ऊपर करी गई थी। डब्ल्यू गोल्डस्टेन के कहने के ऊपर अमरचंद ने इसकी स्थापना करी थी, इसकी स्टार्टिंग करी थी। क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यू गोल्डस्टेन तो सबको पता है, सबने रट के गए होते हैं कि इनके द्वारा स्टार्ट करा गया था, लेकिन उस टाइम राजा कौन था, अमरचंद, इन्होंने स्टार्ट करा था। और ये कब मनाया जाता है, आपका मार्च महीने के अंदर मनाया जाता है। एक पशु का मेला, पशु मेला है ये, और ये आपका लुहणु मैदान, बहुत सुंदर मैदान है, यहाँ पे मैं भाई 10 दिन स्टेट लेवल का टूर्नामेंट खेल के आया हूँ, तो यहाँ पे मतलब इसको इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा नैना देवी मंदिर, जो कि अगस्त के महीने में यहाँ पे आपका मेला लगते हैं। फिर आपका मारकंडा मेला, जो मारकंडा ऋषि का मंदिर है, अच्छा, मारकंडा जो ऋषि का मंदिर, ये है आपका जुखाड़ा के अंदर, ठीक है, जुलाई के अंदर यहाँ पे मेला लगता है। गुग्गा मेला ये अगस्त और सितंबर में, ये तो आप गुग्गा मेला आपका हमीरपुर में भी लगता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, हमीरपुर में भी ये आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमंग द गुरुद्वारा, गुरुद्वारे में भाई, यहाँ पे गुरुद्वारा की अगर हम बात करें, गुरुद्वारा श्री बहादुर साहिब, देखो यहाँ पे इसका बहादुर या बुड्ढा साहिब है। अच्छा, बिलासपुर में स्थित गुरुद्वारा में श्री बुड्ढा साहिब है, जो बिलासपुर शहर में स्थित है। यहाँ पर जो गुरु तेज बहादुर जी राजा दिलीप चंद की मृत्यु पर शोक के लिए प्रकट करने आए थे, मतलब जब राजा तेज बहादुर जी को फांसी की सजा दी गई थी ना, मतलब उनको सूली पे लटका दिया गया था, उनको उनका शोक व्यक्त करने के लिए राजा दिलीप चंद यहाँ पे आए थे, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे गुरुद्वारा बना दिया गया था। नेक्स्ट हमारे साथ गुरुद्वारा श्री गुरु का लाहौर, ये बसंतपुर में स्थित है, और यह गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है, ठीक है जी। ये दो आपके हैं, इनको आपको याद रखना है। अच्छा, ठीक है, अच्छा मैंने शायद उल्टा तो नहीं बोल दिया है। जो राजा तेज बहादुर जी यहाँ पे आए थे, किसकी मृत्यु के शोक व्यक्त करने के लिए, राजा दिलीप चंद जी की मृत्यु को व्यक्त करने के लिए। अच्छा, मेरे को कोई और यहाँ पे क्लिक होगी बात यहाँ पे, इसको भी आपको याद रखना है, गुरुद्वारा श्री बुड्ढा साहिब जी, ठीक है, दो दो यहाँ पे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कहलूर रियासत है, तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो आपकी कहलूर भाषा है, और जो कि बिलासपुर में बोली जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ की। और बिलासपुर में स्थित है आपका देवली फिश फार्म, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है, और अलीखड़ के साइड में ये शायद बसा हुआ है, अलीखड़ के साइड में ये बसा हुआ है, और जिसकी स्थापना 1962 के लगभग करी गई थी। ओके जी, ये बात होगी आपकी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो HG वैले थे, उन्होंने बिलासपुर की भाषाओं को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, ठीक है, कौन सा नाम आएगा आपको, HG वैले। टी ग्राहम बेले ने बिलासपुर की बोली को 6 भागों में बांटा था, जिसमें यहाँ की भाषाओं का अध्ययन किया जा सके, मतलब यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को स्टडी करने के लिए उसको 6 हिस्सों में बांटा था, ये भी आपको याद रखना है। बाकी देवली फिश फार्म एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है, जिसकी स्थापना 1962 के अंदर करी गई थी, मैंने आपको करवा दिया। बरमाणा में ACC फैक्ट्री है, ACC फैक्ट्री सीमेंट की फैक्ट्री, जो कि अब किसके, अडानी से संबंधित है।
स्वारघाट में एनिमल डिजीज सेंटर है, ये भी आपको याद रखना है, एनिमल डिजीज सेंटर है आपका स्वारघाट में। बिलासपुर का जो पहला बैंक था वो फर्स्ट बैंक ऑफ बिलासपुर था, बैंक ऑफ बिलासपुर था, जिसकी स्थापना 1944 के अंदर करी गई थी। ठीक है, बाकी और कोठीपुरा में पशु प्रजनन केंद्र है। ठीक है, देखो एग्जैक्ट कोठीपुरा में है क्योंकि बुक्स में तो कोठीपुरा लिखा है, अभी लोकल्स लोग ही बता सकते हैं वहाँ पे कि अब है या नहीं है। अब कई जगह ऐसे बोलते हैं कि अब तो यहाँ पे है ही नहीं है वाला, लेकिन बुक्स में लिखा है तो हम इसको करवा दे रहे हैं। अब क्या है आपका रघुनाथपुरा में बिरोजा की फैक्ट्री है, साथ में नाहन में भी आपकी बिरोजा की फैक्ट्री यहाँ पे पड़ती है। बिलासपुर में भेड़ें कम है, सबसे कम भेड़ें आपकी बिलासपुर जिले में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी एनसीसी की इकाई 1963 के अंदर यहाँ पे स्थापित करा गया था। बाकी बिलासपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखो ग्वालथाई न्यू इंडस्ट्रियल एरिया इज बीइंग डेवलप्ड इन द बिलासपुर विच इज द क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट एरिया जो बन रहा है वो आपका ग्वाथाई यहाँ पे न्यू बन रहा है, आपका डेवलपमेंट एरिया इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बाकी नवोदय स्कूल के बारे में अगर बात करें, हाँ अगला ये है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने शायद छोड़ दिया, कोठीपुरा नहीं, एक बार पेन सेलेक्ट कर लूं, देखो बर्ठी हैज ए नवोदय स्कूल, यहाँ पे बर्ठी की जगह कर लेना आप कोठीपुरा, जो नवोदय स्कूल है वो है आपका कोठीपुरा में। ये भी हो गया, कोठीपुरा में है। बिलासपुर सबसे कम बेड हैं, गौथाई एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, बाकी तो हो गया। रघुनाथपुरा में बिरोजा फैक्ट्री, तो चलो ये सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए, खत्म। तो ये था आपका बिलासपुर के बारे में, और आपने वीडियो में कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो किस तरह से है लगी आपको। ये एक तरह से नया सेटअप है, और इस सेटअप को सेट करने के लिए लगभग 5-6 महीने लग गए मुझे, और अभी भी इसमें थोड़ी बहुत कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी हम करेंगे। और आपने जरूर बताना है इसकी कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो किस तरह की लगी, इसमें क्या क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए, क्या क्या आप इसमें चाहते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करवाने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज आपको लिख के लेके आया था ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके दिन शुभ रहे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल को पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।